लास्ट लेक्चर में VBT को लेके हमने कुछ कुछ बातें डिस्कस करी थी। VBT में हमने क्या पढ़ाया था आपको कि हमने देखा था ऑक्टेट रूल का अपना लिमिटेशंस था। देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल which will having complete octet and stable and that are okay with the Lewis theory octet rule. नहीं, यस नो, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल थे जिसमें सेंट्रल और साइड एटम का ऑक्टेट पूरा था और ये हमें बहुत रीजनेबल भी लगता था। ठीक है, ऑक्टेट पूरा है मतलब इनर्ट गैस बन गया तो स्टेबल है, यस नो। फिर हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैटायंस भी मिले, मॉलिक्यूल्स भी मिले जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। इवन बॉन्डेड सिचुएशन में भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 नहीं थे, या तो 8 से कम था या 8 से ज्यादा था। मतलब ऑक्टेट रूल वायलेट हो रही थी। लेविस के हिसाब से वो सारे मॉलिक्यूल आयन एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप 20 ऐसे कैटायन ढूंढो जो ऑक्टेट रूल फुलफिल नहीं करता, 20 ऐसे एनायन ढूंढो जो ऑक्टेट रूल फुलफिल नहीं करता, है ना। सिमिलरली हाइपर वैलेंट एंड हाइपोवैलेंट, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल के 20 एग्जांपल्स ढूंढिए जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज हाइपर वैलेंट, और जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, दैट इज हाइपोवैलेंट। At the same time, we have discussed some odd electron molecules also. NO, NO2, ClO2, ClO3, CH3 dot, CF3 dot, ये सब क्लास में लिखाया है। मतलब we have so many molecules और ions, even cation और anion, जो स्टेबल है बट उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ऑक्टेट रूल फेल हो गया। वी मस्ट गो फॉर हायर थ्योरी एंड द फर्स्ट हायर थ्योरी वाज VBT। हमने इसमें डिस्कशन शुरू कर दिया था। VBT ये बोलता है कि ये ओवरलैपिंग कंसेप्ट है। पहला तो VBT क्या है? इट इज द अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड between two atom because of the overlapping of valence shell atomic orbital। ठीक है, तो पहला पहला पॉइंट लिखना शुरू करें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फटाफट लिखना शुरू करो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड according to this theory covalent bond will be formed, according to this theory covalent bond will be formed between two different atoms or same atom। मतलब सेम एटम के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। सेम एटम मतलब दो डिफरेंट एटम होगा सेम काइंड, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन टू एटम सेम और डिफरेंट, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम सेम और डिफरेंट due to overlapping between half-filled atomic orbitals, due to overlapping between half-filled atomic orbitals, due to overlapping between half-filled valence atomic orbitals, लिखो half-filled valence shell atomic orbitals। ये थ्योरी क्या बोल रहा है? दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग से बनेगा। कौन से दो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बीच से? हाफ फिल्ड, वो भी कौन से सेल वाले? वैलेंस सेल वाले। यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ओवरलैपिंग। ऐसा ओवरलैपिंग होने से ऑक्टेट पूरा हो या ना हो डजंट मैटर। क्या बोला समझ में? ऑक्टेट पूरा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर पहला एटम के पास हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल है वो स्टेबल सिचुएशन नहीं है, उसके लिए वो तकलीफ में है। दूसरे एटम के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो स्टेबल नहीं है, वो तकलीफ में है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो एग्जांपल के लिए शुरू में बताया था, पहला हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम 1s1 1s1, याद आ रहा है? ये दोनों 1s1 1s1 है। इसके डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। इनफैक्ट 1s का ऐसा शेप होता है, न्यूक्लियस है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। इसका ऐसा शेप होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों हाइड्रोजन ही हाईली अनस्टेबल है। मैं यहां पे ये बोल रहा हूं, लेविस ने ये बोला कि वो सारे एटम जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल है।
बीबीटी के हिसाब से वो सारे एटम जिसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेविस ने क्या बोला, ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। बीबीटी बोलता है कि जिसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हाईली अनस्टेबल। मेरी बात समझ में आ रहा है? According to BBT, any atom having unpaired electron in the valence shell is not stable at all. According to octet rule, any atom having 8 electron in the valence shell is stable and not having 8 electron unstable. ऑक्टेट रूल के हिसाब से कोई भी एटम जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अनस्टेबल है, एंड दे विल ट्राई टू फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, so that it can have 8 electron in the valence shell. वहां कोई ओवरलैपिंग की बातें नहीं हुई थी, वहां कोई ओवरलैपिंग की बातें नहीं हुई थी। ऐसे समझिए बच्चे कि जब दो H एटम अलग अलग है तो इसकी एनर्जी मान लेते हैं 1000 है, और ये जब जुड़ जाती है आपस में, HH बॉन्ड बना लेती है, तो इसकी एनर्जी बहुत ही कम है, हो सकता है 200। मतलब पहले अलग अलग एटम था जिसके पास हाफ फील्ड है, इसके पास भी हाफ फील्ड है, तो ये सिस्टम हाईली एनर्जेटिक थी। जब इसने आपस में शेयरिंग से बॉन्ड बना लिया तो अब जो बना वो सिस्टम हाईली स्टेबल है और इसने 800 एनर्जी सराउंडिंग को दे दी। सो व्हेनेवर टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फील्ड वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल विल ओवरलैप, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओवरलैपिंग HH बॉन्ड बन गया। बिकॉज ऑफ, यहां पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएगा और क्या बन जाएगा, सो VBT इज नथिंग बट ओवरलैपिंग बिटवीन हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। ऐसा होने से ये दोनों अलग अलग बहुत तकलीफ में था, दोनों साथ में स्टेबल है। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर ओवरलैपिंग रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलते हैं एक बॉन्ड बनेगा, अगर ओवरलैपिंग रीजन में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बनेगा, 6 है तो 3 बॉन्ड बनेगा। और यहां पे ये ग्राफ भी वैलिड है बच्चे, ऐसी वाली ग्राफ, जब दोनों H इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 है, लेकिन जैसे जैसे पास आया पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती चली गई। मतलब जब बॉन्ड बन जाता है बच्चे तो वो कहां चला जाता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में। कहां चला जाता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट। जब दोनों H एटम के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं 100 एंगस्ट्रॉन है, देख रहे हो यहाँ पे 100 ले लेते हैं, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है दोनों H एटम के बीच में तो दोनों आपस में अट्रैक्ट रिपेल कर ही नहीं रहे, लेकिन जैसे से दोनों पास आता है, शुरू में ही बताया था कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, साथ साथ दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल भी करता है, दोनों न्यूक्लियस भी आपस में रिपेल करता है, बट नेट फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ये इसीलिए दोनों पास आते हैं। और जैसे ये इतना पास आ गया कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉन है, उस समय यही कहलाता है बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाता है? और उस समय सिस्टम कहां चला जाता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में। कहां चला जाता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट। क्लियर है? सो फिर से रिपीट करूं, VBT के हिसाब से अगर किसी एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो वो अनस्टेबल है, या फिर वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनस्टेबल है। VBT के हिसाब से वैलेंस शेल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अनस्टेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है बच्चे समझाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, resulting bond acquires a pair of electron with opposite spin to get the stability. Resulting bond acquires a pair of electron with opposite spin to get the stability. Resulting bond acquires a pair of electron with opposite spin to get the stability. ओके देखो यहां पे समझो, अगर दोनों अलग अलग था ना बच्चे, दोनों अलग अलग है, तो ये एक ऐसा बार मैग्नेट बना रखा है, देखो साउथ नॉर्थ
और ये भी एक ऐसा बार मैग्नेट है। दोनों के स्पिन अगर सेम लेते हैं तो इसके स्पिन के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, साउथ नॉर्थ, यहाँ पे साउथ नॉर्थ। बट जब पेयर्ड है तो यहाँ पे जो मैग्नेट बनेगा पॉजिटिव स्पिन के वजह से साउथ नॉर्थ, और यहाँ पे नॉर्थ साउथ। ऐसा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा स्टेबल है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ स्टेबल है, सेम स्पिन के साथ स्टेबल नहीं। अगर आप सेम स्पिन रखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो है ही इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, मैग्नेटिक रिपल्सन भी शुरू हो जाए। अगर सेम स्पिन रखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो है ही, मैग्नेटिक रिपल्सन भी शुरू हो जाए। क्लियर है? अपोजिट स्पिन से क्या हुआ? अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, दोनों लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, बट मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। तो जब भी वैलेंस सेल के दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो क्या दोनों सेम स्पिन के साथ होगा? नहीं, दोनों अपोजिट स्पिन के साथ होगा। मेरी बात आ रही समझ में? क्यों? क्योंकि अपोजिट स्पिन के साथ जब ओवरलैप होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। ये सेम बात मैंने पॉली थ्योरी में बताया था। पॉली ने बोला था एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो पॉली ने खुद सोच के ही बोला था कि अपोजिट स्पिन क्यों रखना है। क्लियर है? उसी तरह से पॉली का ही कंसेप्ट यहाँ पे ला रहे हैं कि दो हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और दैट हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। क्लियर है? आगे लिखिए। द ऑर्बिटल कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन, हाँ थर्ड पॉइंट, द ऑर्बिटल कम क्लोजर टू ईच अदर, the orbital come closer to each other, रिमोट ही काम नहीं कर रहे, the orbital come closer to each other from the direction in which there is maximum overlapping. The orbital come closer to each other from the direction in which there is maximum overlapping. Next, so covalent bond has the directional character. So covalent bond has the directional character. So covalent bond has the directional character. आगे लिखो। Strength of covalent bond proportional to extent of overlapping. Next point, strength of covalent bond proportional to extent of overlapping. Directly proportional to strength of covalent bond directly proportional to extent of overlapping. Next point, the extent of overlapping depends on two factors. 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 पहला, nature of orbital. Nature of orbital. Nature of orbital. इसी में डैश देख लिखना, P, D and F are directional orbital. P, D and F are directional orbital. So more overlapping. P, D and F are directional orbitals, so more overlapping. S orbital non-directional, so less overlapping.
s orbital non directional, so less overlapping. नहीं, उसी में पहला क्या था, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, उसमें पहला क्या है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में ही 2 पॉइंट है, पीडीएफ डायरेक्शनल है, मोर ओवरलैपिंग, एस नॉन डायरेक्शनल है, लेस ओवरलैपिंग। अब इसमें सेकंड लिखो, फिर से रिपीट करूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, उसमें 2 पॉइंट है, पीडीएफ जो है डायरेक्शनल है तो मोर ओवरलैपिंग है, और एस जो है नॉन डायरेक्शनल है तो लेस ओवरलैपिंग है। मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट लिखो, सेकंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, पहला था नेचर ऑफ ऑर्बिटल एंड दूसरा है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ऑर्बिटल एंड दूसरा क्या है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग भी 2 तरह के हैं बच्चे, एक है एक्सियल और एक है साइडवेज। एक्सियल एंड, एक्सियल को कोएक्सियल भी बोलते हैं और साइडवेज को कोलैटरल भी बोलते हैं। समझ गए? अभी समझाऊंगा कोएक्सियल और साइडवेज क्या है, ऑल्दो कल मैंने डिस्कस किया था O2 के फॉर्मेशन में। लास्ट लेक्चर में तुमने देखा था, दो O एटम जब आ रहा था तो px px एक्सियल ओवरलैपिंग था और pz pz साइडवेज ओवरलैपिंग था, जिसको कोलैटरल बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ओवरलैपिंग आल्सो। बोला जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। इसको पढ़ते हैं पाई बॉन्ड और इसको पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड। समझे? क्लियर है? अभी बोर्ड पे जो लिखा है वो थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं आगे का बात करता हूं। पहले इसको लिखिए जल्दी से। साइलेंस। देखिए, बीबीटी के हिसाब से मैंने H2 का फॉर्मेशन डिस्कस किया, ठीक है? उसी तरह से बीबीटी के हिसाब से ये बताओ, अभी मैंने क्या बोला, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल एज वेल एज नेचर ऑफ ओवरलैपिंग है। अब देखो, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है 1s ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा है या 2s या 3s कौन सा ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा है? 1s मतलब A का 1s आया और B का भी 1s आया। मान लो A एटम है और B एटम है, इसका 1s आया, इसका भी 1s आया, ओवरलैपिंग हो गया। मान लो यहाँ X और Y है, इसका 2s आया, इसका भी 2s आया। क्या लगता है कौन सा ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा है? मान लो P और Q 2 एटम है, इसका 3s आया, इसका भी 3s आया, कौन सा ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा है? किस ओवरलैपिंग में ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है? पक्का? देखो, रीजन इसके हिसाब से मत जाओ कि यहाँ ओवरलैपिंग का एरिया बढ़ रहा है, दिख रहा है यहाँ लग रहा है एरिया ज्यादा है ओवरलैपिंग का, यहाँ एरिया कम है, यहाँ सबसे कम है। ओवरलैपिंग वॉल्यूम कहाँ सबसे ज्यादा है? इसमें सबसे कम है। इट इज नॉट अबाउट ओवरलैपिंग वॉल्यूम, इट इज अबाउट द डिस्टेंस ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन। बताओ, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों न्यूक्लियस ये वाले ज्यादा अच्छे से होल्ड करेगा या इस इलेक्ट्रॉन को ये दोनों न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से होल्ड करेगा? दिख रहा है ना कि इन दोनों न्यूक्लियस से पास में है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इन दोनों न्यूक्लियस से दूर में है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो और दूर है। तो एज द डिस्टेंस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, from the nucleus increases, the ability of both the nucleus to hold this paired electron together is weak. तो यहां पे स्ट्रेंथ सबसे अच्छा कौन है? 1s 1s। समझ में आए? कहीं ना कहीं हम यहां बोल सकते हैं इस एक्सटेंट स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रोपोर्शनल टू 1 by n1 plus n2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। देखो, यह n1 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट हाफ सेल हाफ
वैलेंशियल ऑर्बिटल, और ये n1 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 क्या है यहाँ पे 1 1 फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में n1 n2 क्या है 2 2, थर्ड केस में n1 n2 क्या है। तो as the size of s orbital increases, the overlapping extent of overlapping, strength of overlapping decreases। ये ओवरलैपिंग सबसे अच्छा है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 1s 1s ओवरलैपिंग अच्छा है या 2s 2s या 2p 2 3s 3s, तो क्या बोलेंगे? क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, extent of overlapping also proportional to 1 by n1 plus n2। यहां n1 n2 क्या है? वो दोनों वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? बोलो, ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग कौन सा है? 1s 1s 2s 2s? समझ में आया है? नाउ अब मान लो यहां पे एक क्वेश्चन और करते हैं, 2p 2p ओवरलैपिंग अच्छा है या 3p 3p? है ना? स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा कौन है? स्टेबल ज्यादा अच्छा कौन है? देखो 2p 2p में फायदा क्या है समझना। अगर ऐसा वाला ओवरलैपिंग किया, दोनों एक्सियल है ना, कंसीडर एक्सियल, दोनों कैसा मानो? एक्सियल। तुम बताओ यहां बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस से पास है, और 3p में और 2p में क्या अंतर है? देखो अगर ओवरलैपिंग रीजन देखोगे तो यहां ज्यादा है, लेकिन स्टिल कौन सा ओवरलैपिंग अच्छा है? रीजन, द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन will be strongly held by both the nucleus। यहां पे देखो तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस से डिस्टेंस से, तो यहां उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग कौन सा है? 4p 4p और वीक होगा। मेरी बात आ रही समझ में? फिर से वही वाली बात हो गई। बताओ 2p 2p में स्ट्रेंथ 1/4 पे डिपेंड करेगा, और 3p 3p में स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? 1/6 पे। Bigger the orbital overlap, weaker the bond। Bigger the orbitals overlap, weaker the bond formed। Why? Because in this case, the bonded pair of electrons are far from both the nucleus। Smaller the orbital overlapped, stronger the bond will be formed। Why? Because in this case, bonded pair of electrons are closer to both the nucleus। In this case, both the nucleus can hold the electrons so tightly, so strongly, so stable। क्लियर हो रहा है? तो अभी जो मैंने समझाया ना कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और नेचर पे डिपेंड करता है, ये दो बातें तो है, लेकिन उसके अलावा एक और टर्म है जिस पे डिपेंड करता है। क्या है वो? शेप, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। एक और टर्म है जिस पे डिपेंड करता है, बिगर साइज ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेगा तो वीकर बॉन्ड बनेगा, स्मॉलर साइज ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो स्ट्रॉन्गर। पता है कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिगर साइज में ओवरलैप्ड रीजन ज्यादा है लेकिन फिर भी बॉन्ड वीक है। स्मॉलर साइज ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो ओवरलैप्ड एरिया वॉल्यूम कम है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो एक नया फैक्टर क्या सीखा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल टू, यहां पे तुम चाहो तो स्ट्रेंथ नहीं लिख के एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल टू 1 by n1 plus n2 लिखो, जल्दी लिखो, है ना? देखो लाइफ कैसे पलटता है ये बात ध्यान में रखो। अभी वन ऑफ द बेस्ट एंड बर्निंग एग्जांपल है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, है ना? 25 साल बाद फर्स्ट टाइम। और उससे भी ज्यादा एग्जांपल जो है, जो मैन ऑफ द मैच हुई शेफाली वर्मा, उसकी पूरी इंडियन टीम में नाम तक नहीं थी सब्स्टिट्यूट में भी। पता है तुम्हें? फाइनल मैच के लिए उसको डायरेक्ट कॉल किया गया कि आप आइए खेलिए, है ना? हरियाणा की लड़की है, जहाँ पे हरियाणा में बोलते हैं कि स्पोर्ट्समैन गर्ल्स में भी बहुत सारे आते हैं वहां से, तो उसके फादर ने भरोसा किया कि नहीं इसको क्रिकेट ही खिलाना है। एंड सोचो जहाँ पे नाम नहीं है वहां पर भी वो बच्ची अगर फाइनल में आके परफॉर्म कर रही है, इट शोज कि वो उन सब से परे है उसका प्रैक्टिस।
वो घर पे 1.5-2 साल से बैठी नहीं होगी, दिन रात प्रैक्टिस कर रही है। उसको नहीं पता था हमको खेलने मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपना प्रैक्टिस में कमी नहीं करी, एंड दैट्स वाई वो उस दिन परफॉर्म करी। होता है ना, जैसे होता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि ठीक है वर्ल्ड कप में नाम नहीं है, चलो 6 महीने मजे करते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ। होता होगा। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो गया? उसका डेडिकेशन की डेली बेसिस पे फील्ड पे जाके प्रैक्टिस करना, जो भी चीजें हैं, और टैलेंट तो होगा ही, उतना मेहनत किया है तो टैलेंट तो आएगा ही। कोई ऐसा है, मतलब कोई ऐसा इंडिया वर्ल्ड में बंदा जो तुम्हें नीट एग्जाम देने से रोक दे? नोबडी। तुम नीट एग्जाम दोगे, तुम्हें पता है, उसको तो पता भी नहीं था वर्ल्ड कप खेलेगी नहीं खेलेगी, फिर भी उसने मेहनत किया। तुम्हें तो पता है तुम्हें देना है 11th का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, माइनर टैप टेस्ट, सब कुछ देना है, फिर भी मेहनत नहीं करता। कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल राइट नाउ कि मेहनत कभी नहीं हारता। जो हार्डवर्क है, जो लगन है ना, जो पागलपंती है मेहनत करने का, कभी नहीं हारता, नेवर एवर। है ना, जो मेहनत करते हैं वो उस अंदाज में जीते हैं कि कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैन ऑफ द मैच सोचो ना, नाम नहीं था, 87 रन 2 विकेट्स, है ना। जाके देखो उसका इंटरव्यू, तब समझ में आएगा। उसी सेड कि मेरा इससे परे था चीजें, मुझे नहीं नाम था नहीं था, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करनी थी, कर रहे थे हम प्रैक्टिस अपने होम ग्राउंड में। मुझे भी बहुत डिटेल में नहीं पता, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि किसी का नाम नहीं है फिर भी उसने आके परफॉर्म किया वहां पे, दैट मीन्स कि उसने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, बहुत ज्यादा, है ना। और मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम नीट एग्जाम दोगे, कोई उसका नाम नहीं काट सकता, तो मेहनत करो ना उस अंदाज में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मान लो Na+ है, ठीक है, Na+ है, तो वो Cl- को ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम x एक्सिस के अलोंग आओ या y एक्सिस के अलोंग आओ या z एक्सिस के अलोंग जाओ। एक केटायन कैन अट्रैक्ट एनायन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। क्या लगता है, इसका फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में है या हर जगह पे है? हर जगह पे यूनिफॉर्म फील्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड्स आर, a cation can attract anion from all the directions, not along x axis, y axis और z axis. बट जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात आती है तो वो ओवरलैपिंग से बनती है, और ओवरलैपिंग में ना एक डायरेक्शन मैटर करता है। अगर दो ऑर्बिटल एक प्रॉपर डायरेक्शन से ना आए तो बॉन्ड नहीं बनेगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। सपोज अगर ये इस डायरेक्शन में एक दूसरे को अप्रोच करे, मान लेते हैं x एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या ले लिया मैंने, x ले लिया, ये 1s है और ये मान लो 2pz है, ये z एक्सिस है बच्चे, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, x, और ये कौन सा है, z, चलेगा। अगर 1s 2pz के तरफ आए, 1s 2pz के तरफ आए लेकिन x एक्सिस के लॉन्ग आए, तो यहां पे बॉन्ड नहीं बनेगा बच्चे, ऐसा सिचुएशन होगा, बॉन्ड बनेगा ही। मेरी बात समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू VBT, टू फॉर्म बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैटर्स। मानते हो? यहाँ Na+Cl- को नहीं बोलता कि तुम x एक्सिस के लॉन्ग आओ, y एक्सिस के लॉन्ग आओ, z एक्सिस के, यहाँ नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल बट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। अगर 1s है ना 2px के तरफ आए, 2px 1s 2px के तरफ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x ही लेता हूं मैं, मतलब इसी डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अगर 1s 2px के तरफ आए x एक्सिस के लॉन्ग, तब यहां पे बॉन्ड बन जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। मेरी बात समझ रहे हो? पहले मुझे s दिखाना चाहिए जैसा डायग्राम रखा है, क्लियर हुआ? सो अकॉर्डिंग टू VBT, फॉर covalent bond formation, for effective overlapping, internuclear axis matters.
समझ में? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स है, इसका क्या मतलब है, दोनों ही ऑर्बिटल का न्यूक्लियस एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस के अलोंग एक दूसरे की तरफ आ रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से आ रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से आ रहा है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है, इसका क्या मतलब है, दोनों ऑर्बिटल का न्यूक्लियस वाई एक्सिस पे है और वाई एक्सिस के अलोंग एक दूसरे की तरफ आ रहा है। जेड है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्या मतलब है, दोनों ऑर्बिटल का न्यूक्लियस जेड एक्सिस पे है और जेड एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। समझ में आया? तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू VBT, covalent bond will be formed when two atomic orbitals of the valence shell, according to VBT, covalent bond will be formed, according to VBT, covalent bond will be formed when two atomic orbitals come close to each other, when two atomic orbitals comes close to each other, when two atomic orbitals come close to each other along an axis known as internuclear axis, along an axis known as internuclear axis, along an axis known as internuclear axis. ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर, है ना, सो एक्सिस मैटर्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, सो एक्सिस मैटर्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, सो एक्सिस मैटर्स। लिखो बोर्ड पे जो लिखा है। तो तुमने क्या देखा, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए डायरेक्शन मैटर्स और नॉट, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए डायरेक्शन मैटर्स और नॉट, मैटर्स, ठीक है। और यही रीजन है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अगर दो ऑर्बिटल किसी एक्सिस के अलोंग आता है और उसके लोब्स एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, है ना, यही रीजन है वी हैव टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में क्या लिखा, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। क्या देखा, एक कैसा था बच्चे, एक्सियल, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान देना। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है तो px सिग्मा बनाएगा। देखो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग आया दोनों, ये भी px है और ये भी 2px है, ऐसा मान लो। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर x है, पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग दो px जब आएगा, एक्स एक्सिस में कौन आएगा, 2px आएगा, तो क्या बन जाएगा, एक्सियल। कैसा ओवरलैपिंग होगा, ध्यान रखना। अच्छा मैं बोलता हूं px का क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसके दोनों लोब्स हैं। px अगर बोल रहे हैं इसका मतलब उसके दोनों लोब किधर हैं, समझ में आ रहा है। और मैं बोल रहा हूं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी x है, इसका क्या मतलब है, दोनों px का न्यूक्लियस भी x एक्सिस पे और x एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, गुड टू गो। तो इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, समझ में आया। यहीं पे बताओ, अगर कोलेटरल में बात करते हैं, कोलेटरल, अगर मैं बोलूं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है, ये x एक्सिस है मान लो, दिख रहा है, और मैं बोल रहा हूं कि ये pz है और ये भी pz है। अब बताओ दोनों pz अगर x एक्सिस के लॉन्ग एक दूसरे की तरफ आए तो क्या एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। दोनों pz अगर x एक्सिस के अलोंग, देख रहे हो ये x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, z, pz लिया ना मैंने, 2pz अगर z एक्सिस के अलोंग आए, सॉरी x एक्सिस के अलोंग एक दूसरे की तरफ आए तो क्या बनेगा,
क्या बनेगा, 4 लोब इंटरैक्शन होगा। कैसा इंटरैक्शन होगा, 4 लोब, इसको बोलते हैं 4 लोब ओवरलैपिंग। समझ में आए? एंड इस तरह के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। और इस तरह के ओवरलैपिंग से कितना ओवरलैपिंग है, 2 लोब, 2 लोब ओवरलैपिंग। इससे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, सिग्मा बॉन्ड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज यहां पे समझना, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इधर इधर सब लोग फोकस, अभी वो इमोशन वाले जोन से बाहर निकलो, समझने वाले ध्यान पे रखो। जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों न्यूक्लियस के बीचों बीच है, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीचों बीच, दिख रहा है आपको। लेकिन जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों न्यूक्लियस के बीचों बीच नहीं, ऊपर और नीचे। गुड टू गो। देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं बोलता हूं ये सिग्मा बॉन्ड बना, तो बताओ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के क्या है, बीचों बीच है या नहीं है। और मैं बोलता हूं कि ये पाई बॉन्ड बना, देखो तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर है, न्यूक्लियस के, दोनों न्यूक्लियस के ऊपर नीचे। बोलो, नाउ यू टेल मी which electron pair is strongly held by both the nuclei, sigma, huh? Which electron pair is strongly held by both the nuclei, sigma। मेरी बात समझ रहे हो, बॉन्ड के हिसाब से अगर मैं सिग्मा बॉन्ड को ऐसे दिखा दूं, देखो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन ना ऐसे होगा, कहीं ना कहीं इधर होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग से बना है ना बच्चे, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां होगा ना। बताओ सिग्मा इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस से पास में है या पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा, एंड दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड में 2 लोब इंटरैक्ट हो रहा है, यहां 4 लोब इंटरैक्ट हो रहा है, फिर भी ये वीक है, क्योंकि यहां जो ओवरलैपिंग है वो बहुत अच्छा नहीं है। और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो दोनों न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे। मेरी बात आ रही समझ में? तो अभी फ्यूचर में जब 2 ऑर्बिटल आएंगे तो सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा, ये क्वेश्चन होगा। और साथ साथ में ये भी बहुत डिटेल में लिखना है कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्लियर है? लिखो इसको, वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये बात समझ में आई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैटर्स, ये बात सबको समझ में आई। जब भी आप कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे तो दोनों एटम के जो वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड होने चाहिए और किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग आना चाहिए। बोलो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हो, कैसे बनेगा कोवलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वीबीटी, दोनों ही एटम के वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के तरफ आना चाहिए किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग। डायरेक्शन मैटर्स, यस और नो। सिग्मा बॉन्ड जनरली सिग्मा पाई में अगर डिफरेंस लिखना है तो लिख पाओगे तुम, सिग्मा स्ट्रॉन्गर है पाई से, सिग्मा 2 लोब इंटरैक्शन से बनता है, पाई 4 लोब इंटरैक्शन से बनता है। सिग्मा एक्सियल ओवरलैपिंग है, पाई साइडवेज ओवरलैपिंग है। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीचों बीच होता है। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीचों बीच नहीं, ऊपर और नीचे होता है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई। लिखना पड़ेगा सिग्मा पाई में डिफरेंस, समझे? मॉड्यूल में लिखा है क्या सिग्मा पाई में डिफरेंस? देखो सो आपने क्या क्या लिखा, सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम। पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड्स आर नॉट बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम, इट इज अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई। ये 4 लोब इंटरैक्शन है, ये 2 लोब इंटरैक्शन, अंतर समझ में आ रहा है? और हमेशा बीबीटी के हिसाब से जब भी बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग मैटर्स, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैटर्स। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्या इसका आंसर लिख पाएंगे हम लोग? क्यों? वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड?
देखो इसका दो आंसर कर लेना, एक तो सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, दूसरा बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड ज्यादा डायरेक्शनल है, तीसरा बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर बिटवीन द न्यूक्लियाई, दे आर क्लोज टू न्यूक्लियस ऑफ बोथ द एटम। गुड टू गो। दो लोब इंटरैक्शन है फिर भी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा है, वहां चार लोब इंटरैक्शन है फिर भी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना अच्छा नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स रखते हैं तो पीएक्स क्या बनाएगा, सिग्मा या पाई? पीएक्स क्या बनाएगा? गुड टू गो, सिग्मा। वेरी गुड, सबको समझ में आया कैसे सिग्मा बना? देखो पीएक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या नहीं? दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है, दोनों का न्यूक्लियस एक्स एक्सिस पे और दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है, क्या बन जाएगा जी? गुड टू गो। अच्छा, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम है, पी वाई एक दूसरे की तरफ आ रहा है लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, पी वाई है ना, पीजेड क्या हो जाएगा बताओ? अभी तो बताया था, ये भी पाई। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्स है ना तो पीएक्स ही सिग्मा बनाएगा, है ना। यहाँ पे देखे ऐसा तीन अलग अलग कलर का ऑर्बिटल लेके समझा देता हूं, गौर करना। ये देख पीएक्स बताओ, ये इसी के अलोंग आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा या पाई? सिग्मा पक्का। अच्छा ये बताओ, ये पीजेड भी एक्स एक्सिस के अलोंग ये ऐसे ही आ रहा है बच्चे, क्या बनेगा? ये दोनों ब्लू वाला ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग एक दूसरे की तरफ आ रहा है, पाई? सब लोग पाई या सिग्मा? दोनों ब्लू वाला ऑर्बिटल इस ऐसे आ रहा है एक दूसरे की तरफ, अरे बोलो। ओके, ये पी वाई अभी भी ऐसे ही आ रहा है, क्या बनाएगा? क्लियरली दिख रहा होगा, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है, देखो दिखा। और ये वाला कैसा ओवरलैपिंग है, ये भी साइडवेज, देखा ब्लू साइडवेज। लेकिन ब्लैक कैसा ओवरलैपिंग है, दिख रहा है जी? ब्लैक कैसा ओवरलैपिंग है? अच्छा बताओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, पीएक्स पीवाई क्या बनाएगा? पीएक्स और पीवाई एक्स एक्सिस का लॉन्ग आ रहा है, देखो ये पीएक्स है और ये पीवाई है। चलो पीएक्स पीजेड ले लेते हैं, ज्यादा विजुअलाइज होगा। पीएक्स पीजेड क्या बनाएगा अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है? ऐसे आ रहा है, दोनों इस लाइन के लॉन्ग आ रहा है बच्चे, क्या बनाएगा? कुछ नहीं, नो बॉन्ड, नो ओवरलैपिंग। ये सिचुएशन देखो ऐसा है, ऐसा सिचुएशन कुछ नहीं हुआ। सिमिलरली पी एक्स पी वाई क्या करेगा अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है? नथिंग। पी वाई पी जेड एक दूसरे के तरफ किसी भी एक्सिस के लॉन्ग आए, कुछ नहीं होगा। दो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ आएगा किसी भी एक्सिस के लॉन्ग, कुछ नहीं होगा, हाँ क्या कुछ होगा? बोलो, कुछ होगा नहीं ना? पक्का? देखो मुझे इस नजरिए से मत देखो, मैं थोड़ा डांट वांट देता हूँ, वो अलग बात है, मैं इंसान अच्छा हूं, है ना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये जैसे होता है ना, बहुत बार दो लोग प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं, कोई तीसरा आ जाता है, होता है कभी? मैं वो तीसरा नहीं हूं, मेरे बात समझना। तुम और तुम्हारी हालत के लिए जिम्मेदार वो तीसरा मैं नहीं हूं। हर बार ये सोचता रहा कि ये तीसरे के वजह से मेरा जिंदगी खराब है, बाद में पता चला वो तीसरा मैं ही था। ठीक था ना? बहुत बार क्या सारा टाइम यही सोच रहे हैं कि कृष्णा सर की वजह से खराब हो रहा है, मान लो या एक्स वाई जेड कोई भी, लेकिन ठीक से सोचोगे ना तो लगेगा वो तीसरा मैं ही हूं। तो मुझे उस अंदाज में मत देखो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। हाँ, आलस तुम्हारी
मेरी आलस नहीं, मैं तो किसी तरह सोच रहा हूँ कि अच्छे से सिलेबस करा दूँ हर चैप्टर में शिद्दत के साथ। खैर लिखो। लिखो लिखो जल्दी। सिग्मा पाई में डिफरेंस आज सीख के जाना है अच्छे से, सिग्मा क्यों स्ट्रॉन्गर है, पाई क्यों वीक है ना। चलो यहाँ तक लिख लिया सबने, आगे बढ़े। ये इस तरह क्वेश्चन आएगा बच्चे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स दे देंगे और पूछेंगे बताओ कौन कौन सा ऐसा ओवरलैपिंग है जो सिग्मा बनाएगा, कौन सा पाई बनाएगा, कौन सा ओवरलैपिंग है जो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। तो दो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस के लॉन्ग आए बॉन्ड नहीं बनते, चलेगा। इसको लिख के रख लिया, बोलो। अच्छा बताओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स ही है तो 1s और px क्या बनाएगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर x है तो 1s और px क्या बनाएगा? वेरी गुड, एक्सियल। देखो s ऐसा है, ये px है और यही x एक्सिस है बच्चे, तो इसका 1s के पास तो एक ही लोब है, ये बना देगा क्या? सिग्मा। ध्यान रखना, मतलब 1s p sp ओवरलैपिंग से भी क्या बनता है? sp ओवरलैपिंग से भी क्या बनता है बच्चे? सिग्मा। हाँ तो इसका एक ही लोब मानो, 1s का एक लोब और इसका एक लोब। हाँ तो हो गया ना, 2 लोब तो हो ही गया ना, एक लोब 1s का और इसका एक लोब। सिग्मा बॉन्ड 2 लोब इंटरैक्शन है तो यहां भी 2 लोब ही तो है, दो अलग अलग ऑर्बिटल का सिंगल सिंगल लोब ओवरलैप करता है, एक्सियली तो सिग्मा बनता है। तो पहला 1s का एक लोब जिसके पास एक ही लोब है, दो नहीं, 2p के पास 2 लोब है लेकिन उसका एक लोब ओवरलैप किया, तो ओवरलैपिंग में कितना लोब इन्वॉल्व है? 2। समझ गए? अच्छा बताओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर x है तो एस पी वाई क्या बनाएगा, एस पी जेड क्या बनाएगा? ध्यान रखना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अभी भी x है। देखो ये x एक्सिस है बच्चे, बोलो। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का न्यूक्लियस x पे दिखा दें। देखो s का न्यूक्लियस x पे और pz का भी हमने कहा दिखा दिया। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रहा है, क्या कोई प्यार मोहब्बत होगा, कोई ओवरलैपिंग होगी? कुछ भी नहीं होगा। कैसा हो जाएगा? नहीं होगा ओवरलैपिंग, दिख रहा है। उसी तरह से अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है तो s और p y क्या बनाएगा? नो बॉन्ड। वेरी गुड, लिखो नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। गुड टू गो, बोलो। समझ में आया? देखो तुम लोग को बहुत डांट लगा दिया, थोड़ा तारीफ कर देता हूं तुम लोग, कर दूं? तारीफ का जरूरत है? देखो अभी ऐसा लगेगा कि मैं अपना तारीफ कर रहा हूं, देखना तुम, मैं कितना लाजवाब हूं, मैं कितना लाजवाब हूं, ये मैं क्या ही बताऊं, मैं कितना लाजवाब हूं ये मैं क्या ही बताऊं, यकीन ना आए तो खुद को देख लो, तुम हमारी सबसे अच्छी पसंद हो। अच्छा था? नहीं अच्छा था, मुझे लग रहा है सही। इसको और अच्छे से बोला जा सकता था, जैसे कि मेरी पसंद कितनी लाजवाब है ये मैं क्या ही बताऊं, मेरी पसंद कितनी लाजवाब है ये मैं क्या ही बताऊं, यकीन ना आए तो खुद को देख लो, यकीन ना आए तो खुद को देख लो। क्या अब खुश? एक चीज जो बैच में मिसिंग है ना, वो इंटरेक्शन विद द टीचर।
वो शुरू करना पड़ेगा तुम लोग को। यू आर स्ट्रगलिंग विथ समथिंग, जो भी चीजें हैं, है ना। मैं बताऊं, बातों का असर बहुत ही गहरा होता है, और बातें करने से सोल्यूशन भी निकलता है। यकीन ना आए तो एक दो बार शेयर करो, खुद से, अपने आप से, पेरेंट्स से, टीचर से, समझ में आएगा कि यार हम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। समझ रहे हो क्या? ये हकीकत है कि असर बातों में होती है। यह हकीकत है कि असर बातों में होती है। यकीन ना आए तो एक दो बार मिल के देखो, तुम भी खुल जाओगे एक दो मुलाकातों में, तुम भी खुल जाओगे एक दो मुलाकातों में। चलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बदल देते हैं, वाई कर देते हैं। अब बताओ, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई कर दिया बच्चे, तो पीवाई क्या बनाएगा? पीवाई सिग्मा। ऐसे मान लो एक्सिस से बदल दिया, ये वाई एक्सिस है सपोज, यही वाई एक्सिस, और पीवाई भी इधर ही है, बोलो। तो पीवाई क्या बना देगा? पीएक्स पाई, वेरी गुड। पीजेड वेरी गुड, विजुअलाइज हो रहा है जी। पीएक्स पीवाई, पीवाई पीजेड, है ना। पीजेड पीएक्स, नो बॉन्ड, समझ गए। अच्छा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर वाई है तो एस और पीवाई क्या बनाएगा? एस और पीवाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर वाई है तो एस और पीवाई क्या बनाएगा? एस पीजेड क्या बनाएगा? एस पीएक्स क्या बनाएगा? देखो ये वाई एक्सिस है बच्चे, ठीक है, इसी को वाई एक्सिस मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान मानो, क्या मानो इसको? वाई एक्सिस। इस पे एस का न्यूक्लियस है और इसी पे पी का लोब, पी वाई का लोब है। ये दोनों इसी एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? सिग्मा। नहीं, एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, नोट करके लिख लेना। एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल में दो लोब नहीं है। ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास दो लोब है वो साइडवेज आता है, तब फोर लोब इंटरैक्शन होता है। एटलीस्ट दो लोब चाहिए पाई बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक भी लोब चलेगा। समझ में? देखो ना, इसका एक लोब और इसका एक लोब, सिग्मा बन गया। पाई बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम दो लोब चाहिए, बोलो यस नो। समझ में आ रहा है? ये नो बॉन्ड क्यों हो गया? यहां पे देख, ये एस है बच्चे, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है? और यहाँ पी वाई पीजेड है। बताओ, एस और पीजेड एक दूसरे की तरफ आएगा, ओवरलैपिंग होगी क्या? एस और पीजेड वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, होगा ओवरलैपिंग? नहीं ना। ये कैसा सीन हो जाएगा? ये वाला सीन कैसा हो जाएगा? देखो ऐसा, नहीं। और ये वाला सीन कैसा हो जाएगा? ऐसा। देखो थोड़ा विजुलाइज करो। अच्छा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड कर देता हूं, बताओ लिख के लाओगे जेड में क्या क्या बातें हो सकती है? चलो लिख के लाओ फिर, ठीक है। पूरा बीबीटी पढ़ के आओ, होमवर्क है बीबीटी में। ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम मॉड्यूल, चाहे वो यूरो मॉड्यूल हो, एलएन मॉड्यूल, हर जगह से लिख के लाओ, चलेगा? थैंक यू।